Well, let's go straight to the point to ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुछ बेहद अहम जानकारी फिर से पक्की हुई है और ये जुड़ी है उन घटनाओं से जो पूरे ईरान में हो रही हैं, शुरुआत तेहरान से। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों के वो अद्भुत नज़ारे जब शहीद नेता आयतुल्लाह खामेनी की अंतिम यात्रा निकली, फिर वो काफिला क़ोम, नजफ और करबला से होता हुआ गुरुवार को पूर्वी ईरान के मशहद में जाकर समाप्त हुआ। ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए, दिमाग हिला देने वाली हैं। ग्लोबल साउथ के बहुत से लोग इसे ध्यान से देख रहे हैं और बेशक ग्लोबल नॉर्थ या जैसा मैं कहता हूँ नेटोस्तान इलाका, वहाँ तो ये सब हो ही नहीं रहा और उनकी मीडिया तो ईरान की सड़कों पर जो कुछ हो रहा है उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही है। बहुत अहम बात यह है कि ईरान में दिवंगत नेता आयतुल्लाह खामेनी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल गए, उनकी गुणवत्ता और गहराई कितनी महत्वपूर्ण थी। ग्लोबल साउथ के 100 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन नाटो देशों से यानी पश्चिमी दुनिया से लगभग कोई नहीं आया, उस युद्ध प्रिय पश्चिम से। तो इस संकट के असर अब साफ दिख रहे हैं। ईरानी जनता के प्रति ग्लोबल साउथ में जो सम्मान दिखा, वो एक तरह से उसका प्रतीक है। आप इसे अफ्रीका में देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में, रूस में, चीन में और लैटिन अमेरिका में भी। इन प्रतिनिधि मंडलों में से एक खास तौर पर बहुत अहम था पाकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल। उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों शामिल थे। ये इतना प्रभावशाली क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भेजा ताकि वे ईरान की निचतवा के राजनीतिक और सैन्य दोनों पक्षों ने बातचीत कर सकें। तो उन्होंने गालिबाफ अरागची और पेजेशकियन से मुलाकात की, यानी सिविल पक्ष से। लेकिन उन्होंने IRGC के शीर्ष स्तर पर अपने बहुत अच्छे संपर्कों से भी मुलाकात की और जिन अहम मुद्दों पर बात हुई, या कहें सबसे अहम मुद्दा, वो था MOU को फिर से जिंदा करने का, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब तक इस हफ्ते के अंत तक हम में से ज्यादातर लोगों को लगा था कि ये मामला तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन चूंकि ये जानकारी सीधे उन लोगों से आई है जो इसमें शामिल हैं, इसलिए हम पक्के तौर पर 5 बातें कह सकते हैं। पहली बात, तेहरान में हुई इन बातचीतों के दौरान जो आयतुल्लाह के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों के समय हुई, पाकिस्तान ने MOU को फिर से सक्रिय कर दिया और अब MOU दोबारा मैदान में है, यानी अप्रत्यक्ष बातचीत बहुत जल्द फिर शुरू होने वाली है। So indirect talks are going to resume soon after July 9, which is the 9 जुलाई के बाद, जो समारोहों का आखिरी दिन है, एक संभावित तारीख तय की गई है कि ये सारी प्रक्रिया 11 जुलाई को इस्लामाबाद में फिर से शुरू हो सकती है। और ये बहुत अहम बात है। ईरान की नेतृत्व टीम, यानी राजनीतिक और सैन्य दोनों पक्षों ने पाकिस्तानी सुरक्षा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ताकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद उड़ान भर सके और अप्रत्यक्ष बातचीत दोबारा शुरू की जा सके। तो इसे आप पाकिस्तानी सुरक्षा कह सकते हैं, लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल है। इसका मतलब यह है कि अब इस्लामाबाद सीधे तौर पर ईरानी प्रतिनिधिमंडलों की सुरक्षा में शामिल है। और ये सब तब हो रहा है जब हमने ट्रांजिशन प्रोटोकॉल में कई बार ऐसे मामले कवर किए थे जहां इजराइल ने या तो ईरानी प्रतिनिधि मंडलों पर हमला करने की साजिश रची थी जो MOU का हिस्सा थे या फिर उन पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलों पर जो स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक गए थे। तो अब हालात बिल्कुल अलग हैं। पाकिस्तान गहराई से शामिल है। ईरान ने इस भागीदारी को स्वीकार कर लिया है और अब तेहरान और इस्लामाबाद की सरकारों के सबसे ऊंचे स्तरों के बीच जो रणनीतिक पुनर्संरेखन और नजदीकी बनी है, वो अब एक हकीकत है। बेशक इसमें कई अनिश्चितताएं हैं और मैं चाहूंगा कि लैरी इस पर विस्तार से बात करें, खासकर उस संदर्भ में जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है, हाल के इतिहास के सबसे असाधारण अंतिम संस्कार समारोहों के बीच।
One of the things he said is that, oh, they are all there in the same place. उन्होंने जो बात कही उसमें से एक ये थी कि अरे वो सब तो एक ही जगह पर हैं। हम चाहें तो सबको गोली मार सकते हैं, लेकिन फिर बात करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। I'll leave to all of you the crassness अब इस टिप्पणी की भद्दापन पर मैं आप सबको ही छोड़ता हूँ, considering the खासकर ये सोचते हुए कि अमेरिका के राष्ट्रपति को 5 सेकंड पहले कही बात भी याद नहीं रहती, लेकिन अब ये बात सार्वजनिक रिकॉर्ड में है। इसका मतलब साफ है कि वो ईरान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को बातचीत के लायक नहीं समझते। तो लरी, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसे समझो। मैं तो बस तुम्हें एक ट्रोजन हॉर्स दे रहा हूँ। I'm giving you a Trojan horse. Boy, that's a deep, dark assignment. ये तो बड़ा गहरा और गंभीर सवाल है। देखिए, आज सुबह मैं पेपे से बात कर रहा था और हमने अपने एक साझा दोस्त नीमा का जिक्र किया। मैंने बीबी नेतन्याहू की टिप्पणियां नहीं सुनी थीं, लेकिन मैंने मजाक में नीमा से कहा, देखो, ये अंतिम संस्कार क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि पश्चिम सही है, कि आयतुल्लाह अली खामेनेई बहुत अलोकप्रिय थे, क्योंकि सिर्फ 14 मिलियन लोग ही आए। इसका मतलब हुआ कि 76 मिलियन लोग नहीं आए। लेकिन ये बात नजरअंदाज कर देती है कि ये तो सिर्फ तेहरान में हुआ था, और तेहरान की आबादी ही 16 मिलियन है। तो असल में आप कह सकते हैं कि उस शहर के 80% से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। छोटे बच्चे शायद नहीं आए होंगे, बुजुर्ग भी घर पर रहे होंगे, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत बड़ी थी, वाकई बहुत बड़ी। But a massive turnout. And so I was joking with him, but then he मैं तो मजाक में बात कर रहा था, लेकिन फिर उसने नेतन्याहू का एक क्लिप चलाया जिसमें वो वही बेवकूफ़ी भरी बातें कह रहा था, और वो सच में गंभीर था। कह रहा था, देखो, इससे साबित होता है कि इस्लामी शासन अलोकप्रिय है। तो हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ भ्रम और झूठ पर टिका है, लगातार झूठ। सच्चाई यह है कि इस हफ्ते जो हो रहा है वो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, सिर्फ 21वीं या 20वीं सदी में नहीं, बल्कि पूरी मानव इतिहास में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक अब तक किसी अंतिम संस्कार में सबसे बड़ी भीड़ 1989 में जुटी थी, आयतुल्लाह खोमैनी के अंतिम संस्कार में। और अब आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई उस रिकॉर्ड को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। Khamenei is breaking that record substantially, and both in terms of the presence of दुनिया भर के नेताओं की मौजूदगी और उन लोगों की भारी संख्या को देखें जो उनके निधन पर शोक मनाने आए। दोनों ही मायनों में ये बहुत बड़ी बात थी। और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि पश्चिम इस पल के महत्व को पूरी तरह समझ पा रहा है, क्योंकि जब मैं नीमा से बात कर रहा था, जो अब 42-43 साल के हैं, यानी मेरे बेटे की उम्र के आसपास, तो उन्होंने बताया कि उनका जन्म ईरान इराक युद्ध के दौरान हुआ था। अगर आप ईरानी समाज के नज़रिए से सोचें तो आज सिर्फ 56 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को ही उस युद्ध के आखिरी दौर की कुछ यादें हैं। मुझे याद है, हमारे दोस्त प्रोफेसर मोरांदी, वो उस समय 16 या 17 साल के थे जब उन्होंने उस युद्ध के आखिरी 2 सालों में मिलिशिया के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो 55 साल से कम उम्र के लोगों को उस दौर की कोई साफ याद नहीं है। लेकिन आज अगर आप 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को देखें तो ये एक ऐसी याद है जो उनके साथ हमेशा रहेगी। खासकर अगर कोई 15 साल का है तो आने वाले 50-60 सालों तक ये उसके लिए एक गहरी असरदार याद बनेगी जो ईरान की सरकार के भविष्य को दिशा देगी और ईरानी लोगों के बीच एक ऐसी एकता पैदा करेगी जो पहले कभी नहीं थी। इसी संदर्भ में ईरान इस MOU को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ईरान के अंदर कुछ आलोचक हैं जो मानते हैं कि इसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं ईरान के नजरिए से देख सकता हूं कि हाँ, इसमें कुछ सच्चाई है। And yet I can see from Iran's standpoint that yes, it is true the United States has violated the first paragraph. संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले पेरिस का 2 तरह से उल्लंघन किया है। पहला, उन्होंने बिना किसी ठोस वजह के ईरान पर हमला सी दी। वे इजराइल को दक्षिणी लेबनान से बाहर निकालने में नाकाम रहे। अब वे ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण की शिकायत कर रहे हैं, तो ये उनकी अपनी गलती है।
क्योंकि 5वें पैराग्राफ में साफ लिखा है कि जहाज़ों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की जिम्मेदारी सिर्फ इस्लामी गणराज्य ईरान की है। वहां न ओमान का जिक्र है, न खाड़ी के किसी अरब देश का, न संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल का है, किसी और देश का नाम, सिर्फ ईरान का। और जो हो रहा है और जिसे हम आज फिर से देख रहे हैं वो ये है कि जब अमेरिका कुछ जहाज़ों को बिना ईरान द्वारा तय किए गए फारस की खाड़ी के प्रोटोकॉल का पालन किए भेजने की कोशिश कर रहा है, तब असलियत यह है कि आज करीब 95% जहाज वही ईरानी प्रोटोकॉल मान रहे हैं। वो ईरान के साथ रजिस्टर कर रहे हैं, अपनी मंजिल बता रहे हैं और अपना माल भी घोषित कर रहे हैं। आज हमने देखा, कम से कम पिछले 2 घंटों में मैंने देखा 3 बहुत बड़े ऑयल टैंकर, एक कंटेनर शिप और एक वाहन ले जाने वाला जहाज यानी कार्गो शिप जो गाड़ियां ले जाता है। ये सब बाहर जा रहे हैं और ज्यादातर की मंजिल एशिया है। तो अमेरिका द्वारा समझौते के उल्लंघन के बावजूद ईरान को इसका फायदा हो रहा है। वो अब फारस की खाड़ी से हर दिन पहले से ज्यादा तेल बेच रहा है जितना उसने 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले बेचा था, और ये तेल वो 20 से 40% तक ज्यादा दाम पर बेच रहा है, यानी इससे ईरान को अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। इसके अलावा अब कंटेनर जहाज भी आ रहे हैं जो ज्यादा खाद्य सामग्री और दूसरे सामान लेकर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ईरान पूरी तरह से अलग थलग नहीं हुआ था। उसे चीन से रेल मार्ग के जरिए और पाकिस्तान से जमीनी रास्तों के जरिए सामान मिलता रहा। तो अब हम उस स्थिति में हैं जहां इस अंतिम संस्कार के जरिए ईरान ने 100 से ज्यादा देशों का सम्मान हासिल किया है। मैंने बहुत खोजा, लेकिन मुझे कोई ऐसा राज्य स्तरीय अंतिम संस्कार नहीं मिला जिसमें इतने विदेशी प्रतिनिधि मौजूद रहे हों जितने इस बार हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह सिर्फ कोई साधारण घटना नहीं है। यह ऐतिहासिक है और जरूरी है कि लोग इसे इतिहास के नजरिए से समझें और उसकी अहमियत को महसूस करें। अब आगे बढ़ने की बात करें तो एमओयू में अभी भी कुछ बहुत मुश्किल और अधूरे मुद्दे हैं। अमेरिका ने नाकाबंदी हटा ली है। अमेरिका ने तेल और उन बैंकों पर लगी पाबंदियां भी हटा दी हैं जो उस तेल का लेन देन करते हैं, लेकिन अमेरिका ने अब तक संपत्तियां फ्रीज से बाहर नहीं की हैं। और पाकिस्तान की ये उम्मीद जो पहले जताई गई थी कि सऊदी अरब और कतर मदद के लिए आगे आएंगे और पैसा देंगे, वो अब तक पूरी नहीं हुई है। तो यही फर्क है उम्मीद और हकीकत के बीच, जहां बाकी पक्षों को लगता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। जहां तक संयुक्त राष्ट्र और बाकी संस्थाओं के जरिए सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने की बात है, वो मामला अभी तक सुलझा नहीं है, और ईरान भी कोई ऐसा संकेत नहीं दे रहा कि वो इस पर तैयार है। उन्होंने अपने रुख पर डटे रहकर साफ कर दिया है कि जब तक बाकी मुद्दे हल नहीं होते वो परमाणु मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे। इससे जिम्मेदारी अब अमेरिका पर आ जाती है, और मैं इसे यहीं खत्म करते हुए बस इतना कहना चाहूंगा। असली सवाल यह है कि अमेरिका ने वो समझौता यानी एमओयू साइन क्यों किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में कहा था कि हम 4 हफ्तों में तेल से बाहर हो जाएंगे। अब उनका मतलब ये नहीं था कि जमीन से निकलने वाला तेल अचानक गायब हो जाएगा। वो दरअसल उस हाई सल्फर तेल की बात कर रहे थे जो पर्शियन गल्फ से आता है और जो डीजल और एविएशन फ्यूल बनाने के लिए बेहद जरूरी होता है। जो रिफाइनरियां उस तेल को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई हैं, वो खास तौर पर हाई सल्फर वाले तेल को संभालने के लिए डिजाइन की गई है। ये कोई आसान बात नहीं है। मैं अक्सर इसे कॉफी बनाने के उदाहरण से समझाता हूँ। अगर आप कॉफी मशीन यानी क्यूरिग से कॉफी बना रहे हैं तो बस 1 कप डालिए, ढक्कन बंद कीजिए, बटन दबाइए और कॉफी तैयार। लेकिन अगर आप यमनी कॉफी फ्रेंच प्रेस में बना रहे हैं तो तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसमें पिसाई बहुत बारीक होनी चाहिए, पानी का तापमान एकदम सही होना चाहिए, फिर कॉफी के दाने कैराफ में डालकर कुछ देर तक छोड़ दिए जाते हैं और फिर उसे नीचे दबाया जाता है।
अब देखिए, दोनों कॉफी हैं, लेकिन दोनों के कप अलग है। तेल के साथ भी यही बात है। सिर्फ इसलिए कि वो काला और चिपचिपा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा तेल एक जैसा होता है। तो हुआ ये कि ट्रंप की उम्मीद ये थी कि अगर होर्मुज की खाड़ी को फिर से खोला जाए तो तेल वापस गल्फ कोस्ट की रिफाइनरियों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसे अमेरिका की खाड़ी कहें या मेक्सिको की खाड़ी, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि हमें ऊर्जा सचिव राइट से पता चला। उन्होंने 11 मार्च को कहा था कि अमेरिका के पास सिर्फ 174 दिन का तेल भंडार बचा है और 12 मार्च से रोजाना 14 लाख बैरल तेल निकाला जा रहा है। अब ये तो सीधी गणित की बात है। इसका मतलब हुआ 11 जुलाई, और 11 जुलाई तो इसी हफ्ते है। अगर पाकिस्तानियों की उम्मीद के मुताबिक अप्रत्यक्ष बातचीत फिर से शुरू होती है तो ईरान के पास बहुत बड़ा दबाव बनाने का मौका रहेगा, क्योंकि अमेरिका को इसी हफ्ते से डीजल या एविएशन फ्यूल की कमी महसूस होने लगेगी और उनके पास इसका कोई विकल्प नहीं है। मिस्टर जेड, अगर हम पूरे परिदृश्य को देखें तो बात सीधी है। ये सब रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के घटने से जुड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान की बात करें तो वहां के सत्ता प्रतिष्ठान के कुछ अंदरूनी लोग जो इस संभावित रेप्रोशमा 2.0 यानी मेल मिलाप के दूसरे दौर को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे एमओयू को फिर से जीवित किया जा सके। क्या उन्हें लगता है कि ये बातचीत, जो मान लीजिए 11 जुलाई को इस्लामाबाद में शुरू हो सकती है, वाकई में यथार्थवादी होगी? या फिर एक बार फिर क्या उन्हें लगता है कि अमेरिकी पक्ष बस समय निकालने की रणनीति ही अपनाएगा बार बार? और जाहिर है इसका मतलब ये भी होगा कि वे उस एमओयू के अहम अनुच्छेदों का सम्मान नहीं kरेंगे जिस पर उनके राष्ट्रपति ने खुद हस्ताक्षर किए थे। मैंने कई बार उन लोगों से बात की है जो इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे चैनल के लिए ये ज़रूरी है कि हम वही रिपोर्ट करें जो हमें सच लगता है, और वो भी बिना किसी लाग लपेट के। इसी वजह से मैंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि चाहे आधी रात को ही क्यों न उठना पड़े, मैं ये बातचीत करूं। और जितना मैं जानता हूं, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने 40 साल के अनुभव के आधार पर, जो मैंने अमेरिकी नीतियों और मध्य पूर्व के हालात में सक्रिय रूप से बिताए हैं, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि इस बार वे लोग इसे अंजाम देने के लिए पूरी तरह गंभीर हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों ने इस टेस्ट के तौर पर जितनी भूमिका स्वाभाविक रूप से किसी से उम्मीद से रईस, उससे कहीं बड़ी भूमिका निभाई है। वे अब एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि ये बातचीत नाकाम हो जाए, इसलिए ये उनकी जिम्मेदारी है कि हर पक्ष को यकीन दिलाए कि वे गंभीर हैं। उन्होंने ईरानियों को भरोसा दिलाया है कि अमेरिकी पक्ष गंभीर है। उन्होंने अमेरिकियों को भरोसा दिलाया कि ईरानी पक्ष गंभीर है, और उन्होंने ईरानियों को यह भी आश्वासन दिया है कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार और सेना ने अपनी सबसे विशेष बलों की सेवाएं ईरानियों के लिए उपलब्ध कराई हैं, जो इस्लामाबाद में उनके ठहरने के दौरान उनकी सुरक्षा और एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी संभालेंगे। और मेरी जानकारी के अनुसार ये बातचीत एक सार्थक समाधान तक पहुंचने वाली है। मुझे ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति ट्रंप को इस्लामाबाद आने का निमंत्रण दिया है ताकि वे ईरान के राष्ट्रपति के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकें, जो करीब 7 दिनों में तय होना है। मुझे बताया गया है कि ये निमंत्रण भेजा जा चुका है। ये भी बताया गया है कि इस पर विचार चल रहा है, और अगर 11 जुलाई को होने वाली बातचीत, जो अब बस कुछ ही दिन दूर है, तय समय पर होती है और ईमानदारी से आगे बढ़ती है, तो उसका नतीजा एक ऐसे समझौते के रूप में निकलेगा जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति रईसी इस्लामाबाद में हस्ताक्षर करेंगे। जितनी जानकारी मुझे मिली है,
मैं अपने दर्शकों को यही बता सकता हूँ, यही मैं तुम्हें बता सकता हूँ पेपे, और तुम्हें भी लैरी। This is what I can tell you, Pepe, and tell you, Larry. You have tremendous experience that I respect. लैरी, आपके पास खबरों के कारोबार, सुरक्षा और CIA से जुड़ी दुनिया में बहुत गहरा अनुभव है, जिसका मैं सम्मान करता हूँ। आप इसे अपनी समझ के मुताबिक देख और व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा ताकि सब लोग उस पर विचार करें। ये कोई तयशुदा बात नहीं थी। ये तब तक नहीं हुआ था जब तक आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। वो मुलाकात हुई थी असीम मुनीर, जो फील्ड मार्शल हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के बीच। मोहसिन नकवी की भूमिका अक्सर कम करके दिखाई जाती है, लेकिन असल में वो बहुत अहम है क्योंकि वो 40 मिलियन शिया लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ईरान के धार्मिक हलकों में उनका बहुत सम्मान है। ये लोग तेहरान में अंतिम संस्कार के लिए मौजूद थे। वहीं इन सज्जनों की ईरानी नेतृत्व और IRGC के साथ आमने सामने बातचीत हुई और फैसला उसी वक्त लिया गया। And the decision was made at that time. Exactly. So, An additional बिल्कुल। तो मैं जो पहले कह चुका था उसे अब आप भी दोहरा रहे हैं। ये बात शनिवार को तय हुई थी, आमने सामने की मुलाकात में, जब पाकिस्तान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नई ईरानी सरकार के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से मुलाकात की थी। the new Iranian government. That is absolutely confirmed. ये बात पूरी तरह से पक्की है, 100% पक्की, बार बार पुष्टि हो चुकी है। और उससे भी ज़्यादा पक्की बात यह है कि उसके तुरंत बाद जब सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास गई, तो पाकिस्तान में जो भी ज़रूरी तंत्र था वो तुरंत सक्रिय कर दिया गया। तुरंत। ये दूसरी बात है। और फिर यही सुरक्षा ईरानी नेतृत्व तक बढ़ाई गई ताकि उन्हें भरोसा हो कि हाँ, वे इस्लामाबाद आ सकते हैं और हाँ, वे अमेरिकियों इस्राइल से ईमानदारी से मुलाकात कर सकते हैं। Yes, they can meet with the Americans in good faith. Well, now, So it's a big deal. तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन इसमें एक पेचीदा पहलू भी है। क्या ईरान की नेतृत्व सच में मानती है कि ये बातचीत आगे बढ़ सकती है? क्या वे फिर से इस्लामाबाद जाने की जहमत उठाएंगे, इस उम्मीद में कि ये एक सार्थक संवाद साबित होगा? this is going to be a meaningful dialogue. कृपया समझिए, ईरानियों ने कतर जाने से इनकार कर दिया। What could prove to उन्हें कैसे यकीन दिलाया सकता है कि ये कोशिश वाकई मायने रखती है? अब क्या बदला है जो एक हफ्ता पहले नहीं था? compared to a week ago? From what I'm told, again, जितना मुझे बताया गया है, और कृपया समझिए, मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ, एक माध्यम हूँ, लेकिन मुझे ये सौभाग्य और अवसर मिला है कि मैं उन लोगों से बात कर पाता हूँ जो उस कमरे में मौजूद हैं, और कुछ ऐसे लोगों से भी जो फैसले ले रहे हैं। मुझे जो बताया गया है उसके मुताबिक वे पाकिस्तानियों पर भरोसा करते हैं कि वे ज़रूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे, और उन्हें यकीन है कि पाकिस्तानियों का सुरक्षा मामलों में सकारात्मक प्रभाव रहेगा। मतलब अमेरिकियों के साथ किसी नकारात्मक अर्थ में नहीं, खासकर मिस्टर ट्रंप के साथ। उनकी उम्मीद है कि फील्ड मार्शल में इतनी क्षमता होगी कि वे मिस्टर ट्रंप से बात कर सकें और उन्हें कह सकें कि ये आपका मौका है, इस समझौते को स्वीकार कीजिए। is your opportunity. Take this deal. Yeah, this is हाँ, your- यही तुम्हारा एक रास्ता है निकलने का। there's no बाजार में और कोई रास्ता नहीं है। in the market. There is no other off ramp. And कोई और रास्ता नहीं है, और अगर आप ये समझौता नहीं मानते तो बहुत बुरी चीज़ें हो सकती हैं। मेरा मतलब है, ये तो बहुत हल्के शब्दों में कहा गया है। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानियों पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन पर पहले हमले हो चुके हैं और ये सबको पता है। इसलिए वो पाकिस्तानियों पर भरोसा करते हैं कि वो सुरक्षा देंगे, और इसके अलावा वो फील्ड मार्शल पर भरोसा करते हैं कि उनके पास इतनी साख है कि वो मिस्टर ट्रंप से बात कर सकें और कहें, मिस्टर ट्रंप, ये एक मौका है इज्जत के साथ बाहर निकलने का। here's an opportunity to exit with dignity. Well, let me interject here. So, हाँ, मैं यहाँ थोड़ी बात जोड़ना चाहूँगा। or watching, तो देखिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं या दोनों कर रहे हैं, if you want to हम आपको बस ये बता रहे हैं कि अगर आप समझना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, तो आपको गुरुवार को या फिर शुक्रवार 11 तारीख को और शायद शनिवार 12 तारीख को
इन बातों पर ध्यान देना होगा। And I guess Saturday the 11th. हाँ, ये शनिवार को होने वाला है। 11th is going to be a Saturday. Yeah, the Saturday. 11 तारीख शनिवार को पड़ रही है। हाँ, शनिवार 11 तारीख। अगर अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचते हैं और वहां अप्रत्यक्ष बातचीत करते हैं या उससे भी बेहतर सीधी बातचीत करते हैं, तो ये इस बात का संकेत होगा कि कम से कम कोशिशें जारी हैं ताकि एमओयू को सही दिशा में रखा जा सके और कोई कूटनीतिक समाधान निकले। लेकिन अगर वो बैठक नहीं होती, जबकि पाकिस्तान समेत कई और लोग उसे कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत होगा कि एमओयू मुश्किल में है। मेरा मतलब है वो पहले से ही मुश्किल में है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये उन हालातों में से एक है जहां आप जानते हैं हम में से कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। और ये जानते हुए भी कि मुख्य खिलाड़ियों के इरादे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास बस यही विकल्प है कि हम इंतजार करें और देखें। क्या वॉशिंगटन ये कहेगा कि ठीक है, अब हमें बात करनी होगी, हमें ईरानियों के साथ बैठकर बातचीत करनी होगी, चाहे सीधे तौर पर या किसी अप्रत्यक्ष तरीके से, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि एमओयू को ठोस रूप देना एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर इस युद्ध का कोई बातचीत से तय हुआ समाधान नहीं निकला, तो मुझे लगता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा जो उस वक्त मेरे ध्यान से निकल गई थी जब तुमने मुझसे वो बहुत अहम सवाल पूछा था, पेपे। ईरानियों पर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने जो इंतज़ाम किए, उनका बहुत अच्छा असर पड़ा। खास तौर पर आयतुल्लाह खामेनी के चल रहे अंतिम संस्कार समारोहों के दौरान। जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं, इजराइल की तरफ से खुले तौर पर हिंसा की धमकी दी गई थी कि इस समारोह में हमला किया जाएगा और निशाना होगा आयतुल्लाह खामेनी के बेटे, राष्ट्रपति और सर्वोच्च नेता। मैं पाकिस्तान ने क्या क्या किया उसके सारे विवरण साझा नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ईरानियों को पाकिस्तान की क्षमता से बहुत प्रभावित किया कि उन्होंने सही समय पर सही जगह पर पहुंचकर इजराइल से आने वाले खतरे से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। ये बात ईरानियों के लिए बेहद प्रभावशाली रही। पाकिस्तानी सैन्य खुफिया एजेंट्स मुस्तफा ख्वाह खोड़नी साथ साजिश को कर, ये बात बेहद गंभीर है। बिल्कुल सही है। ये सिर्फ गंभीर नहीं, 100% सही है। मैंने खुद बार बार इसकी पुष्टि की है उन सब लोगों से जो इसमें शामिल थे, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन लोग हैं। माइक, आपकी जानकारी में क्या ये सूचना व्हाइट हाउस तक पहुंची थी? मुझे ये पक्का पता है कि वह संदेश व्हाइट हाउस तक पहुंच गया था। मुझे ये भी पता है कि व्हाइट हाउस को साफ साफ बताया गया था, अगर आप मिस्टर नेतन्याहू को नहीं रोकते और उनसे पीछे हटने की मांग नहीं करते, तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। ठीक यही शब्द थे, हालात बेकाबू हो जाएंगे। ओमानी लोगों से इसमें भूमिका निभाने को कहा गया, खतरियों से भी कहा गया, और दोनों ने अपनी भूमिका निभाई। यही वो बात थी जिसने पाकिस्तान के पक्ष में संतुलन बदल दिया, यानी पाकिस्तान वह पक्ष बना जो ईरान और अमेरिका के बीच एक अप्रत्यक्ष बैठक की व्यवस्था करने में मदद करेगा, ताकि वे बुंडेस्टाग में जहां बात छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ सकें। और जैसा मुझे बताया गया, जब ये सब चल रहा था, पाकिस्तान अपने अमेरिकी समकक्षों से भी बात कर रहा था। कुछ अमेरिकी चाहते थे कि बातचीत जारी रहे, कुछ एक अच्छे समाधान के लिए बेचैन थे। पाकिस्तानियों ने उन्हें सही समय है, क्योंकि ईरानी अब आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, और हम यहाँ हैं आपको सुरक्षा का एक घेरा देने के लिए। इस्लामाबाद इस दौरान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, जैसे एक कसे हुए डोल की तरह। हाँ, देखिए, मेरा मानना है कि अगर हम इस चर्चा को समेटें
तो आयतुल्लाह खामेनी का इस हफ्ते हुआ अंतिम संस्कार सिर्फ एक स्मृति या श्रद्धांजलि का समारोह नहीं था। ये एक मौका भी था उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का, ईरान को फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल करने का, पश्चिम एशिया में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उसकी साख बहाल करने का और शांति की दिशा में एक रास्ता तय करने का। क्योंकि ईरान की असली इच्छा अपने पड़ोसियों से युद्ध करने की नहीं है, बल्कि साथ रहने का कोई रास्ता खोजने की है। और इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका बहुत अहम है। तो हम इस विषय पर बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर देखा जाए। ऐसा नहीं है, असलियत वही है जो है। The reality is what the reality is. The Pakistanis, to their credit, in conjunction with पाकिस्तानियों ने, और इसमें चीन के बड़े सहयोग का भी योगदान है, एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। वे एक ऐसे शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो फारस की खाड़ी में मौजूदा वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखे। पहले वहां अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बहुत भारी थी, बहरीन में 5th फ्लीट के मुख्यालय पर और अल उदैद एयरफोर्स बेस पर। लेकिन अब वो सेनाएं वापस बुला ली गई हैं। वो ठिकाने अब सिर्फ अतीत के प्रतीक हैं, भविष्य के लिए सक्रिय केंद्र नहीं। तो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था इस समय फिर से बनाई जा रही है, एक नई नींव पर खड़ी की जा रही है, और उस नई नींव में आगे चलकर ईरान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। आपने जो कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत अच्छी तरह कहा आपने। मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो हमारे दर्शकों के लिए दिलचस्प हो सकती है। पाकिस्तान ने इस पूरे समय के दौरान कई स्तरों पर बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। वहाँ एक उप प्रधानमंत्री हैं जो कई सालों तक वित्त मंत्री रहे हैं और जिनके चीन के अपने समकक्ष वांग यी के साथ बेहद अच्छे संबंध हैं। और हर बार जब भी अमेरिकियों या ईरानियों से कुछ कहा गया तो सबसे पहले, बाद में नहीं, बल्कि सबसे पहले वही बात चीन को बताएगी। और चीन की तरफ से मंजूरी मिल गई कि हाँ, आगे बढ़ो और ये करो। तो पाकिस्तान इस पूरे मामले में चीन का साझेदार बनकर काम कर रहा है। जूनियर पार्टनर है, ये तो साफ है, लेकिन फिर भी एक पार्टनर है। कोई हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं, बल्कि एक असली साझेदार। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि चीन और पाकिस्तान से जो भी संदेश जाए वो पूरी तरह से तालमेल में हो, बिल्कुल सटीक और एक जैसा हो। तो पाकिस्तान जो भी कहता है, ईरान जानता है कि उसके पीछे चीन का समर्थन है, अमेरिका भी जानता है कि उसके पीछे चीन है, और हाल ही में ये भी साफ हुआ है कि रूस की भी उस पर सहमति है। तो ये सब मिलकर बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये उसी युद्ध का एक बड़ा नतीजा है जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ शुरू किया था। अब पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के बीच जो नज़दीकी बढ़ रही है वो इसी का असर है। ये तो व्हाइट हाउस या पेंटागन की योजना में बिल्कुल भी नहीं था जब उन्होंने ये युद्ध शुरू किया था। इसे ही कहते हैं अनचाहे नतीजे। हाँ, पेपे और लैरी, समापन से पहले मैं आपसे बस एक पल के लिए कहना चाहूँगा कि जरा उस बड़े बदलाव पर बात करें जो इस वक्त हो रहा है। मेरा ध्यान हमेशा इसी पर जाता है कि इस भूकंप के बाद ताकत का केंद्र आखिर कहाँ जाएगा। ये टकराव जो कभी न कभी होना ही है, मेरा मानना है कि जल्द होगा, अगर कुछ गड़बड़ न हुई या रास्ता न भटका। देखिए, पहले दुनिया की ताकत का केंद्र अमेरिका था, जो अपने मध्य पूर्व के सहयोगी देशों के जरिए प्रभाव डालता था। लेकिन अब वो बदल रहा है, बल्कि बदल चुका है। बदलने वाला नहीं, बदल चुका है। मेरी नज़र में तो ये बदलाव हो चुका है और आगे भी जारी रहेगा। और जो यहूदी राष्ट्र की यह इच्छा थी कि वह सामान्य रूप से बड़ा रोल निभाए, वो अब खत्म हो चुकी है। उसका गुब्बारा फूट चुका है। तो मैं आपसे बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ पेपे, क्योंकि आपका नजरिया बेहद मूल्यवान है। जरा इस पर अपनी हमारे दर्शकों के लिए साझा करें। We're at the numbers, माफ कीजिए।
Sorry. This is no, Met een bij bus ik charter sa sanai spoor. no, you cannot do this in 5 minutes. Zulfikar. नहीं जुल्फिकार, ये 5 मिनट में नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल बेतुका है। It's non-stop. मैं लगभग 20 साल से इस विषय पर लगातार लिख रहा हूँ, लगभग हर दिन अपनी यात्राओं के दौरान भी। लोग मुझे सिल्क रोड वाला आदमी कहते हैं और वजह भी है। मैं सचमुच पुरानी और नई दोनों सिल्क रोड्स पर यात्रा करता रहा हूँ, यहाँ तक कि शी जिनपिंग के 2013 में उन्हें औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले ही। पाइपलाइनों की बात भी ऐसी ही है। मैं 20 साल पहले से ही यूरेशिया में पाइपलाइनों के पुनर्गठन पर बात कर रहा था, तो मेरी पेशेवर यात्रा इस विशाल यूरेशियाई एकीकरण की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ी हुई है। यही मेरे ज़्यादातर किताबों का मुख्य विषय है और मेरी अगली किताब का भी यही विषय होगा। यही वजह है कि मैं रूस, चीन और ईरान बार बार जाता हूँ, और ईरान तो मैं अब तक 10 बार जा चुका हूँ। And also Iran. Why I've been to Iran for 10 times. It's so interconnected, you know, and it's सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, समझिए। और ये एक ऐसा सिलसिला है जिसे अगर आप जमीन पर चलते हुए देखें, उन तमाम सभ्यतागत राज्यों के भीतर और उनके आसपास जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं या किनारे पर हैं, जैसे तुर्की, सारे मशियाई देश, भारत और जाहिर है दक्षिण पूर्व एशिया जो चीन से जुड़ा हुआ है, तो यही 21वीं सदी के यूरेशियन युग की परिभाषा है। 21वीं सदी अब नया अमेरिकी युग नहीं बनने वाली, और ये बात हमें काफी पहले से पता थी, ओबामा के दौर में भी। ये यूरेशियन सदी है जहां यूरेशिया के हर हिस्से का एकीकरण और आपसी जुड़ाव हो रहा है। पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्व एशिया और साथ ही यूरोप के वे देश भी जो सही दिशा में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, भविष्य की ओर तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन पर सवार होकर, या फिर वे पीछे लौटना चाहते हैं मध्य युग की तरफ, जैसा कि पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देशों के साथ हो रहा है। they decide to return to the Middle Ages, which is the case of most of Western Europe. So this is the big तो यह बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा। अच्छा, आपने मेरा सवाल बिना जवाब दिए ही जवाब दे दिया। पेपे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा सवाल बिना जवाब दिए ही जवाब दे दिया। लैरी, कुछ मिनटों के लिए कृपया अपने विचार बताइए। couple of minutes, please. Give me your thoughts. No, I think मेरा मानना है कि पेपर ड्यू रेस वो आने वाले दिलचस्प हिस्सों की एक बेहतरीन झलक थी। कल वो आपसे बात कर रहेगी तो वो उस पर और विस्तार से बात पाएंगे। he can elaborate हाँ हाँ, the real implications of this. 'Cause, yeah, this is not. I mean, what was taking. देखिए, ये जो हो रहा है, ये सिर्फ ईरान के बारे में नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान या खाड़ी देशों की बात भी नहीं है। ये असल में वैश्विक ताकतों के नए संतुलन की प्रक्रिया है, और ये हमेशा शांति से नहीं होती। लेकिन एक बात तय है, ये बदलाव आ रहा है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सबस्टैक पर जाकर ट्रांजिशन प्रोटोकॉल सर्च करेंगे तो क्या कि इसे एक सबस्टैक मिलेगा। वहां आप साप्ताहिक न्यूज़लेटर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जो आपको लिखित रूप में एक तरह का इंटेल अपडेट देता है। to give you sort of a written intel update. But Pepe will be back tomorrow with. लेकिन पेपे कल डॉक्टर जी के साथ वापस आएंगे, Then Pepe and I'll be back. और फिर बुधवार को पेपे और मैं लौटेंगे ताकि हम बात कर सकें कि क्या चल रहा है, क्योंकि बुधवार असल में उस दिन से ठीक पहले का दिन होगा जब इस हफ्ते भर चलने वाले अंतिम संस्कार समारोह का समापन होगा, Funeral ceremony. और हम इसे जितना कहें कम है। Emphasize enough. आप इतिहास को होते हुए देख रहे हैं, Watching history. थोड़ा समय निकालिए, इस इतिहास को देखिए और समझिए जो आपकी आंखों के सामने घट रहा है। For your eyes. पश्चिमी मीडिया इसे नहीं दिखा रहा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इसे दो याद करेंगी और कहेंगी, Something that. यही वो समय था जब दुनिया नहीं शुरू हुई थी। Say, that was when the world began to change. I second that, and I मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं पूरी तरह, बिल्कुल पूरी तरह से, लैरी, जो कुछ भी तुमने कहा, और पैपे, जो कुछ भी तुमने कहा, उसका समर्थन करता हूँ। मैं तुम दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि तुमने अपने पूरे करियर में सच्चाई को उसी तरह कहा है जैसी वो है। और यही वजह है कि ये चैनल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया है, क्योंकि हम वो लोग बनना चाहते हैं जो तुम्हें सच्चाई बिना किसी परत के दिखाए, वो सच्चाई जो कॉर्पोरेट मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। that corporate media will never cover, and even if they do cover it, they will
और अगर वो इसे कवर भी करें तो भी किसी न किसी तरह वो पूरी सच्चाई आप तक नहीं पहुंचने देंगे। कुछ हिस्सों को चमका देंगे, कुछ को हटा देंगे, लेकिन हम आपको पूरी सच्चाई देंगे, पहले से देंगे, और जो भी कहेंगे उसके पीछे पूरी तरह खड़े रहेंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और सबस्टैक पर जाकर ट्रांजिशन प्रोटोकॉल खोजें। वहां से आपको हर हफ्ते हमारा न्यूज़लेटर मिलेगा जो आपके मेल बॉक्स में आएगा और आपको बहुत उच्च स्तर की जानकारी देगा। धन्यवाद सज्जनों, धन्यवाद देवियों। हम आपसे कल फिर मिलेंगे पेपे के साथ, जो और जानकारी साझा करेंगे, और फिर हम सब बुधवार को दोबारा मिलेंगे। अब मैं स्टॉप बटन दबा रहा हूँ। On Wednesday. I'll hit stop button right now. शुक्रिया, धन्यवाद।